हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आज के पार्ट 5 में हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के टॉप 100 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में से कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो एसएससी जेईई या यूपी ट्रिपल एस में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि what is termed as the excavation exceeding 1.5 meter in width and 10 square meter in plain area with a depth not exceeding 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा हमारा उत्खनन कार्य है। ठीक है, कौन सा हमारा उत्खनन कार्य है जिसकी चौड़ाई हमें 1.5 मीटर से अधिक है, मतलब कि जो विड्थ है हमारी वो 1.5 मीटर से अधिक है। ठीक है, और जो समतल क्षेत्र में जो क्षेत्रफल है वो क्या है, हमारा एरिया क्या है। ठीक है, वो हमारा एरिया क्या है, 10 मीटर स्क्वायर से भी अधिक है। लेकिन जो डेप्थ है हमारी वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से हमारी क्या है, कम है। ठीक है, तो डेप्थ, तो अब जो जो भी लोग हम लोग क्या कहते हैं, जो भी हम एक्सकवेशन वर्क देखते हैं वो हम डेप्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, डेप्थ, अगर डेप्थ हमारी क्या है 30 सेंटीमीटर से मोर है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर डेप्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर में एक्सकवेशन को मेजर करते हैं। और अगर डेप्थ हमारी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमारा एक्सकवेशन में आता है। ठीक है, ठीक है, और अगर डेप्थ हमारे 30 सेंटीमीटर से हमारी क्या है, कम है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से हमारी कम है तो हमारा सरफेस एक्सकवेशन होती है। ठीक है, सरफेस एक्सकवेशन होती है, मतलब सतह उत्खनन। ठीक है, मतलब सिर्फ हम लोग सरफेस की जो है वो एक प्रकार से हम लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं सरफेस की। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग सरफेस एक्सकवेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न इन क्यूबिक मीटर ऑफ रीइंफोर्स ब्रिक वर्क पर मैसन पर डे। बोल रहा है कि अगर ब्रिक वर्क कोई हो रहा है तो मीटर क्यूब में जो आउटर हम लोग मतलब जो मेसन होता है वो पर डे कितना वर्क करता है। ठीक है, ब्रिक रीइंफोर्स ब्रिक वर्क में, तो रीइंफोर्स ब्रिक वर्क में कितना, तो ये ध्यान के जो हमारा क्या कहते हैं उसको, सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क होता है, सुपर स्ट्रक्चर में जो हमारा ब्रिक वर्क होता है वो होता है 1.11 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, रीइंफोर्स ब्रिक वर्क। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा जो सब स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कि ग्राउंड लेवल से नीचे का स्ट्रक्चर या फाउंडेशन कह सकते हैं इसको हम लोग, फाउंडेशन वर्क हो गया और फुटिंग वर्क हो गया, तो वहाँ पर जो वर्क होता है, ठीक है, वो हमारा होता है 1.25 मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर हम लोग रीइंफोर्स ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, रीइंफोर्स ब्रिक वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर मेसन पर डे जो वर्क होता है, ठीक, वो हमारा होता है 5 मीटर क्यूब। ठीक है, 5 मीटर क्यूब। तो रीइंफोर्स ब्रिक वर्क में पर मेसन पर डे जो वर्क होता है हमारा वो होता है हमारा 5 मीटर क्यूब। ठीक है, 5 मीटर क्यूब, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड बीम्स मस्ट बी मेजर टू द नियरेस्ट टॉप। जो स्लैब और बीम की जो थिकनेस होती है वो, ठीक है, तो वो लगभग कितने नियरेस्ट में मेजर की जाती है। ठीक है, लगभग कितनी मेजर की जाती है, लगभग कहाँ तक हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले इस आंसर से पहले हम आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बता दें कि जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो लीनियर मेजरमेंट होता है हमारा वो होता है हमारा 0.01 मीटर तक हम लोग माप सकते हैं। जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, वो हमारा 0.01 मीटर स्क्वायर तक मेजर कर सकते हैं। और जो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो हमारा उसको हम 0.01 मीटर क्यूब तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो स्लैब और बीम की थिकनेस लगभग हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं, 0.005 मीटर तक हम लोग मेजर कर सकते हैं, 0.005 मीटर। ठीक है, 0.005 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में भी क्या हो सकती है, किसी संपत्ति का जो अवशिष्ट मूल्य है वो क्या हो सकता है, बोथ निगेटिव और पॉजिटिव, कांस्टेंट, निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, अगर हमारा कोई भवन है, ठीक है, उसका यूटिलिटी जो पीरियड है वो हमारा ओवर हो चुका है, कोई भी हमारा जो बिल्डिंग है उसकी यूटिलिटी पीरियड क्या है हमारा, ठीक है, ओवर हो चुकी है।
ठीक है, एक्सीड कर चुकी है। ठीक है, तो उसको हम लोग जब ध्वस्त करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो निकलेंगे हमारे पदार्थ, ब्रिक्स वगैरह हो गए, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये जो मलबा निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप। ठीक है, और इससे जो इसे बेच कर जो हम लोग वैल्यू वैल्यू प्राप्त करते हैं वो हमारा होता है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ये कितना होता है, ये 10% होता है। ठीक है, निर्माण मूल्य का, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होती है उसका 10% हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है निगेटिव और पॉजिटिव या जीरो या कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर किसी भवन को हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ध्वस्त करने की जो लागत, मतलब जो लेबर खर्चा हमारा आ रहा है, ठीक है, जो भी भवन को हम लोग तोड़ रहे हैं तो उसमें जो लेबर हमारा खर्चा आ रहा है, अगर उससे कम खर्चे में हमारी जो भी हमारा जो कबाड़ है, ब्रिक्स स्टील वगैरह जो बिक रहा है, ठीक है, उससे कम खर्चे में, तो हमारा जो होता है स्क्रैप वैल्यू हमारी वो निगेटिव हो जाती है। ठीक है, अगर वहीं पर हमारा जो हमारा लेबर वर्क्स है उसको तोड़ने फोड़ने में, ठीक है, उस भवन को तोड़ने फोड़ने में लेबर वर्क जो हमारा खर्चा आ रहा है, ठीक है, खर्चा आ रहा है, अगर उससे ऊपर में हमारा जो ये हमारा स्क्रैप है, कबाड़ है, ठीक है, ब्रिक्स स्टील वगैरह, ठीक है, इसको अगर हम लोग बेच रहे हैं इसके ऊपर कॉस्ट में, ठीक है, तो वो वहाँ पर हमारा स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आ बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय ए पर्सन एट कॉस्ट ऑफ ₹25,000। द यूजफुल लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग इज 40 years एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज ₹3,000। कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट। बोल रहा है कि हमें एनुअल सिंकिंग फंड निकालना है 5% इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, और उसका जो भी हमारा परचेज किया है, ठीक है, उसका जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा क्या है 25,000, और कितना यूज किया है 40 ईयर्स तक उसको यूज कर लिया है बिल्डिंग को। ठीक है, और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना निकल के आया है 3,000। ठीक है, तो हमें अब सिंकिंग फंड निकालना है, एनुअल सिंकिंग फंड निकालना है। तो हमारा जो सिंकिंग फंड होता है, ठीक है, सिंकिंग फंड क्या होता है हमारा, S/I/1+I⁻n-1। ठीक है, सिंकिंग फंड हमारा क्या होता है, S/I/1+I⁻n-1। ठीक है, तो S हमारा क्या है, जो भी हमारा कॉस्ट है, ठीक है, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी 25,000। ठीक है, 25,000, जो हमारा स्क्रैप वैल्यू इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 22,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारी ये जो हमारा ये कॉस्ट है वो निकल के आ गई। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा कितना है 5%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है 5%, सॉरी, इंटरेस्ट रेट जो हमारा है वो कितना है हमारा 5%। ठीक है, और यूजफुल लाइफ कितनी हमारी 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स। ठीक है, तो अब सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे हम लोग। तो हमारा कॉस्ट क्या है 22,000, 22,000 इंटू 5/100। ठीक है, परसेंटेज में है तो इसको हम सिंपल में बदल लेंगे। ठीक है, अपॉन 1+5/100 की पावर, यूटिलिटी पीरियड एन कितना है 40 -1, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा 182.14 रुपीज़। ठीक है, तो 182.14 रुपीज़ हमारा जो आ रहा है सिंकिंग एनुअल सिंकिंग फंड वो कितना आ रहा है 182.14 रुपीज़। तो हमारा ऐसे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द स्ट्रेट लाइन मेथड द एक्सप्रेशन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन हैविंग परचेजिंग कॉस्ट C, स्क्रैप वैल्यू S एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी N इच। बोल रहा है कि सीधी रेखा विधि में एक मशीन जिसका क्रय मूल्य कितना है C है, अवशिष्ट मूल्य S है, और मशीन का उपयोगी जो अवधि है वो N है, के अवमूल्यन क्या, व्यंजक क्या है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा होता है परचेजिंग कॉस्ट C माइनस स्क्रैप वैल्यू S डिवाइड बाई यूटिलिटी पीरियड। ठीक है, डिप्रिसिएशन निकालने के 4 मेथड होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है कांस्टेंट
कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ठीक है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ठीक है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ठीक है। तीसरा हमारा होता है सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड। और चौथा हमारा होता है क्वालिटी सर्वे मेथड, क्वालिटी सर्वे मेथड, सर्वे मेथड, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अगर हम थ्रू डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होता है, परचेजिंग कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूटिलिटी पीरियड। अगर हम लोग कांस्टेंट परसेंटेज मेथड के थ्रू हम लोग अगर डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो हमारा वो फार्मूला होता है 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है, की पावर 1 अपॉन यूटिलिटी पीरियड। अगर वही चीज़ हम सिंकिंग फंड मेथड से निकाल रहे हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है डिप्रिसिएशन का, एस इंटू आई मतलब परचेजिंग कॉस्ट इंटू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर यूटिलिटी पीरियड माइनस 1, ठीक है। तो ये 4 मेथड होते हैं। तो अब यहाँ पर सिंकिंग स्ट्रेट लाइन मेथड का पूछा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सी माइनस एस अपॉन एन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी वर्क। 1 क्यूबिक मीटर ईंट चिनाई के काम के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। एसएससी जेई 29 तारीख को, ठीक है, मॉर्निंग सीट में पूछा गया है 2018 में। एसएससी जेई, ठीक है, 17 में पूछा गया है। MPVY MPAM सब इंजीनियरिंग में हमारा 9 जुलाई को 2017 पूछा गया है। उत्तराखंड जेई पेपर में हमारा 15 पूछा गया है। UPRVUNL जेई में हमारा 15 पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही ईजी है। सिंपल इसको याद कर लीजिए कि 1 मीटर क्यूब में हमारी कितनी ब्रिक आती है, मशीनरी ब्रिक हमारी कितनी आती है, मशीनरी वर्क अगर करें तो हमें कितनी ब्रिक आएंगी, 50 मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मीटर क्यूब अगर हम लोग मशीनरी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो उसमें 500 जो ब्रिक्स हैं वो यूज होंगी। सिंपल 500 ब्रिक जो यूज होंगी, बस इसको याद कर लीजिएगा तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिडक्शन एट द एल जंक्शन ऑफ अ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर एल जंक्शन पर वॉल के हमें निकालना है डिडक्शन तो कितना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने शायद डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाफ द थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। अगर एल जंक्शन है, टी जंक्शन है या आई जंक्शन है तो वहाँ पर हम लोग थिकनेस, वॉल की थिकनेस का हम लोग आधा डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल लाइन मेथड फॉर एस्टिमेशन इज सुटेबल फॉर। बोल रहा है कि सेंट्रल लाइन जो मेथड होता है एस्टिमेशन में वो कहाँ पर सुटेबल होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस वॉल। बोल रहा है कि बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे क्रॉस वॉल हैं, ठीक है। बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर जंक्शन है हमारे यहाँ पर। वॉल्स हैविंग डिफरेंट विड्थ हैं हमारी, मतलब कि डिफरेंट विड्थ की हमारी बिल्डिंग में वॉल्स यूज हुई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, वॉल्स हैविंग सेम विड्थ। और जो हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें क्या है, सेम विड्थ की वॉल यूज़ कर रही हैं। तो पहली चीज़ सेंट्रल लाइन जो मेथड होता है वो वहाँ पर वो सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए यूज होता है, सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए। मतलब कि पूरे ही बिल्डिंग में अगर वॉल की विड्थ क्या है, सेम है, ठीक है, इतनी वॉल की विड्थ है पूरी बिल्डिंग में। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा एक बिल्डिंग हो गई सिंपल, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा 2 रूम निकल गए मान लीजिए, ठीक, ऐसे 2 हमारे रूम निकल गए। तो ये जो वॉल की थिकनेस है, आउटर वॉल की थिकनेस है वो भी 30 सेंटीमीटर है, और जो इनर वॉल की थिकनेस है वो भी हमारी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब कि जो वॉल की थिकनेस क्या है वो सेम है पूरे स्ट्रक्चर में। तो वहाँ पर हम लोग सेंट्रल लाइन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर वॉल की थिकनेस क्या है, अलग अलग है, तो वहाँ पर हम पार्सली सेंट्रल या कंबाइंड सेंट्रल लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क फॉर एन एम्बैंकमेंट यूजिंग सिम्पसन आर थर्ड रूल। सिम्पसन थर्ड रूल का हमें यूज करना है। जो एरिया क्या है, A1 A2 A3 A4 AN-1 एंड AN आर द एरिया एट एन सेक्शन एट इंटरवल ऑफ एच इच, ठीक है। एच इंटरवल पे एरिया दिए हैं और हमें सिम्पसन रूल से एक्सप्रेशन को लिखना है। अर्थ वर्क, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क जो भी हमारा एक्सकवेशन वर्क हो रहा है उसको लिखना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमारा अर्थ वर्क करना है, कोई हमारे पास अर्थ वर्क करने के लिए प्लेस है, जिसमें से हमारा क्या है, ये प्लेस क्या है, कुछ हमारी ऊबड़ खाबड़ है ऐसे, ठीक है। इसमें हमें अर्थ वर्क करना है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ वर्क, जो इस अर्थ का जो हमारा एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग
A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 मान लेंगे, A4 मान लेंगे, A5 मान लेंगे, A6 मान लेंगे। इस तरह हमारा AN तक जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कितने इंटरवल पर? H इंटरवल पर। ठीक है, H इंटरवल पर। ठीक है, H इंटरवल पर हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा अर्थवर्क का? ठीक है, अर्थवर्क के लिए वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा? V इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं, V इक्वल टू H/3, H/3, ठीक है, H/3 A1 प्लस AN एक ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है, H/3 A1 प्लस AN प्लस 2 ऑड एरिया। ठीक है, ऑड एरिया प्लस 4 इवन एरिया। ठीक है, तो ऑड एरिया हमारे क्या हो जाएंगे? A3, A5, A7, A9 और इवन एरिया हमारे क्या हो जाएंगे? A2, A4, A6। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारी? इंटू L। ठीक है, L। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। ठीक है, H/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया जहाँ तक जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ऑड एरिया प्लस 4 इंटू इवन एरिया। ठीक है, तो ऐसे हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2 इंटू ऑड एरिया प्लस 4 इंटू इवन एरिया। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या? ए ऑप्शन से है। देखिए, देखिए एरिया क्या है? H/3 इंटू A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू इवन एरिया प्लस 2 इंटू ऑड एरिया। अगर इसका हम लोग एरिया है, अगर इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो उसको सिंपल हम लोग लेंथ से, जो भी अर्थवर्क की हमारी एक्सकवेशन की लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। ठीक है, तो सिंपल रूल से हम लोग ऐसे वैल्यूम निकालते हैं अर्थवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।